अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में बलात्कार की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कहानी कौन सी सुनी है, तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब निर्भया होगा। मगर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की कहानी सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। यह कहानी एक जापानी लड़की जुनको फुरुता की है, जिसे 40 दिनों तक नर्क से भी बदतर यातनाओं का सामना करना पड़ा। 1989 में टोक्यो के पास उसे हिरोशी मित्रानो और उसके दोस्तों ने अगवा कर लिया। ये लोग जापान के कुख्यात याकुजा गैंग से जुड़े हुए थे। उन्होंने जुनको के साथ बेहद क्रूरता से बलात्कार किया और उसे प्रताड़ित किया। जब यह मामला कोर्ट में पेश हुआ तो वहां मौजूद लोग उसकी पीड़ा की भयानक गाथा सुनकर स्तब्ध रह गए। यह घटना मानवता के सबसे काले पहलुओं को उजागर करती है और याद दिलाती है कि क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। जापान की पुलिस को 29 मार्च 1989 को एक संदिग्ध मामला हाथ लगता है, जब एक महिला का अंडरवियर दो लोगों के घर से मिलता है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया और दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर सवाल जवाब शुरू किया। हालांकि दोनों चुप थे। पुलिस को एक पुराने मर्डर केस की याद आई जिसमें एक महिला और बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस ने एक चाल चली और आरोपियों में से एक ने आखिरकार सच उगल दिया। उसने हत्या की जगह बताई जहां पुलिस को कंक्रीट भरे ड्रम में लाश मिली। पुलिस ने जब ड्रम से लाश निकाली तो वह बुरी तरह सड़ चुकी थी और पहचान पाना असंभव था। फिंगरप्रिंट्स की मदद से लाश की पहचान जुनको फुरुता के रूप में हुई, न कि उस महिला की जिसके बारे में पूछताछ चल रही थी। पुलिस को अनजाने में ही एक हत्या का रहस्य पता चल गया। जुनको 17 साल की होशियार और मेहनती छात्रा थी, जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 को हुआ था। वह पढ़ाई में उत्कृष्ट थी और हाई स्कूल में लोकप्रिय थी। अक्टूबर 1988 से उसने एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में जॉब स्वीकार की थी। जुनको फुरुता की अच्छाइयां ही उसकी दुश्मन बन गईं। उसके स्कूल में हिरोशी मियानो भी पढ़ता था, जो उसे मन ही मन चाहता था। जब मियानो ने उसे डेट के लिए प्रपोज किया तो जुनको ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि मियानो किस तरह का लड़का है। मियानो को यह अस्वीकार बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वह याकुजा गैंग का सदस्य था और उसे कभी ना सुनने की आदत नहीं थी। बदला लेने की ठानकर मियानो ने एक दिन उसे घर जाते समय घेर लिया। अपने दोस्तों के साथ उसने जुनको को साइकिल से गिरा दिया और यह घटना उसकी जिंदगी का दुःस्वप्न बन गई। मियानो मदद का नाटक करते हुए जुनको के पास पहुंचा और कहा कि रात का समय है, हो सकता है कोई फिर से हमला करे। उसने उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। चूंकि जुनको मियानो को जानती थी, उसने उस पर भरोसा कर लिया। थोड़ी दूर चलते ही मियानो उसे एक खाली गोदाम में ले गया और सच बताया कि उसे गिराने वाला उसका ही दोस्त था और वे याकुजा गैंग के सदस्य हैं। धमकी देकर उसने जुनको का बलात्कार किया। बाद में उसे एक होटल ले जाकर फिर से यही किया। मियानो ने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें भी इसमें शामिल होने के लिए बुलाया। जुनको के अपहरण के बाद मियानो और उसके दोस्तों ने उसकी नोटबुक से उसका घर का पता निकाल लिया और उसे धमकाया कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वे उसके परिवार को मार देंगे। डर के मारे जुनको पूरी तरह बेबस हो गई। वे उसे आयसे डिस्ट्रिक्ट में नाबोहारा के घर ले गए, जहां चारों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया। नाबोहारा के माता पिता अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिससे उन्हें आजादी मिली। जुनको के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन जुनको को धमकाकर पुलिस को फोन कराया गया कि वह ठीक है, जिससे शिकायत वापस ले ली गई। जुनको की कैद के दौरान याकुजा गैंग के सदस्यों का मियानो के घर आना जाना शुरू हो गया। जब मिनातो के माता पिता घर पर होते, वे उसे मियानो की गर्लफ्रेंड के रूप में दिखाने को मजबूर करते। कुछ समय बाद माता पिता को असली सच्चाई पता चल गई
लेकिन डर और शर्म के कारण उन्होंने कुछ नहीं किया। जुनको पर अत्याचार बढ़ते गए, उसे न तो खाना मिलता न पानी, और कई दिनों तक उसके साथ 100 से अधिक बार बलात्कार हुआ। जुनको ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मियानो ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। गुस्से में उसने सिगरेट लाइटर का तेल उसके पैरों पर डालकर उन्हें जलाया ताकि वह भागने की कोशिश न करे। कुछ समय बाद मियानो के घर 2 और लड़के आए और उन्होंने भी जुनको का बलात्कार किया। उनमें से एक ने यह बात अपने भाई को बताई और उसने अपने माता पिता को। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन जब पुलिस मियानो के घर आई तो उसके माता पिता ने झूठ बोलकर पुलिस को वापस भेज दिया। अगर पुलिस ने उस दिन तलाशी ली होती तो जुनको बच सकती थी। जुनको की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह मुंह से सांस ले रही थी। उसके साथ अत्याचार की इंतहा हो गई। सिगरेट की बुझती हुई चिंगारी उसके शरीर पर लगाई गई और मोमबत्ती की गर्म बूंदें उसके शरीर पर गिराई गईं। उसकी आंखों की पलकें जला दी गईं और उसे कॉकरोच खाने के लिए मजबूर किया गया। उसके शरीर पर सुई चुभोई गई और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड और बोतल घुसाई गई। जुनको की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बाथरूम जाने के लिए जमीन पर क्रॉल करना पड़ता था और उसके शरीर ने खाना पचाना तक बंद कर दिया था। जुनको की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अगर वह पानी भी पीती तो उल्टी कर देती और इसके लिए उसे और पीटा जाता। उसने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन दरिंदों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके शरीर से बदबू आने लगी, जिससे उनकी दिलचस्पी भी कम होने लगी। 27 नवंबर 1988 की रात उन्होंने एक 19 साल की लड़की का अपहरण किया और उसे होटल में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। नए साल 1989 में मिनानो ने महजूम सॉलिटेयर खेल में पैसे खो दिए, जिससे वह गुस्से में आ गया। उसने अपना गुस्सा जुनको पर निकाला और उसे बुरी तरह पीटा। जुनको पर लगातार हो रही दरिंदगी ने उसे जिंदा लाश बना दिया था। 4 जनवरी 1989 की रात उसके शरीर पर लाइटर का तेल डालकर उसे जलाने का सिलसिला 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बचाव की कोशिशें भी बेकार साबित हुईं और अंततः उसकी मौत हो गई। अगले दिन मिनानो का भाई, जिसने सब कुछ देखा था, ने चारों दरिंदों को फोन किया और बताया कि जुनको की हालत गंभीर है। जब वे सब पहुंचे तो देखा कि वह मर चुकी थी। उन्होंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसे कंबल में लपेटकर बड़े बैग में रखा और एक खाली तेल के ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। फिर उसे एक ट्रक में लोड कर दिया। जुनको फुरुता की दर्दनाक कहानी ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। 4 दरिंदों ने उसकी हत्या के बाद उसके शव को सीमेंट के ड्रम में भरकर समुद्र में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन सुनसान इलाके में उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और भाग गए। जब यह मामला पुलिस के सामने आया तो अधिकारियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। सभी आरोपी नाबालिग थे, इसलिए उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। कोर्ट में उन्हें ए, बी, सी और डी के नाम से प्रस्तुत किया गया। जुनको की दुखद कहानी ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया और उसकी मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जुनको फुरुता की दुखद कहानी ने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया। उसकी अंतिम यात्रा 2 अप्रैल 1989 को आयोजित की गई, जहां उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया, जो उसके माता पिता के लिए एक सांत्वना थी। जुनको की भविष्य की नौकरी की यूनिफॉर्म को भी उसके ताबूत में रखा गया। जुलाई 1995 में निचली अदालत ने मुख्य अपराधी हीरो शामियानो को 17 साल की सजा सुनाई, जबकि अन्य 3 आरोपियों को 6 साल की सजा दी। उच्च न्यायालय ने हीरो की सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी और पुलिस की लापरवाही के लिए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यह घटना मानवता के लिए एक गहरा धब्बा बन गई। जुनको फुरुता ने उन 40 दिनों में जो नरक सहा,
वह शब्दों से परे है। उसके जीवन पर कई किताबें लिखी गईं, गाने बने और फिल्में बनाई गईं। जहां उसकी लाश मिली थी, वहां एक स्मारक स्थापित किया गया, जिसे वाक्स नाम दिया गया। यह स्थान अब एक श्रद्धांजलि के रूप में लोगों को उसकी याद दिलाता है और उन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक बन गया है। जुनको की कहानी ने समाज को जागरूक किया है और नारी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत की। यह स्मारक न केवल उसकी याद में है, बल्कि अन्य पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग का प्रतीक है। इस बारे में अपनी राय कमेंट में दे और वीडियो को लाइक करे। इसी तरह क्राइम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए अभी हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।